Hello students, my name is Vish Sharma, your economics teacher. Today's topic from class 11, topic is from microeconomics, topic is law of variable proportion. Law of variable proportion. It is the topic of production function से related topic है हमारा. Law of variable proportion क्या होता है? जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनमें जो चेंजमेंट आता है, मैंने पहले ही बताया था. इस चैप्टर में आप सोटर्न एनालाइज पढ़ोगे. सोटर्न एनालाइज में मतलब क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में जो चेंजमेंट आता है, उस चेंजमेंट आने की वजह से क्या प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे टीपी पे इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है. इस बारे में आपके साथ डिस्कस करना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सोटर्न एनालाइज में प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, when more and more unit of variable factor, जब वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट, वेरिएबल फैक्टर कौन से, लेबर, जब लेबर की यूनिट्स को, लेबर की क्वांटिटी को, लेबर के नंबर्स को हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, और कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर होता है यानी कि जो हमारी मशीनरी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, किसमें, सोटर्न एनालाइज में. तो यानी कि जितने वेरिएबल फैक्टर, हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड करते हैं किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ. इसकी वजह से शुरुआत में एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है, बढ़ता है. देन अ सिचुएशन कम, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब एमपी डिक्लाइन होता है और अल्टीमेटली जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है. सिंपल सी बात क्या है, जब लेबर्स यानी कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को लगातार हम बढ़ाते चले जाते हैं और कंबाइन करते हैं मशीनरी के साथ यानी कि फिक्स फैक्टर के साथ, तो मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट शुरुआत में इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास जो मशीनरी होती है, जो फिक्स फैक्टर होता है वो न्यू होता है, और न्यू मशीनरी हमें अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क करके देती है जब उसके साथ लेबर जुड़ते हैं. ठीक है ना. देन ए सिचुएशन कम, एक सिचुएशन ऐसी आती है हमारी मशीनरी कमजोर होनी पड़ती है यानी कि पुरानी होने लग जाती है, ऑब्सोल्यूट होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण की वजह से एमपी डिक्लाइन भी होता है, घटता भी है, जीरो भी होता है और नेगेटिव में भी जाता है हमारा प्रोडक्शन. क्लियर है. ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तीन चीजें याद रखना, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर. एमपी इनिशियली में एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइज होगा, फिर डिक्लाइन होगा, फिर नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा. क्लियर है. अब बात आती है, मैंने एक शेड्यूल बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है. शेड्यूल को ध्यान से देखना. मैंने सबसे पहले कॉलम में क्या लिया हुआ है, मशीनरी ली हुई है यानी कि फिक्स फैक्टर, और मैंने आपको बताया था सोटर्न एनालाइज में फिक्स फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो हर एक लेवल पर मशीनरी क्या है, 1 पॉइंट पर है, 1 1 1 1 1 1 यानी कि रिपीटेडली 1. हमारे पास मशीन एक ही है, फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा. मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मैंने बात बोली थी, हर एक पोजीशन पे यूनिट्स, जो लेबर की यूनिट्स है वो बढ़ाते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ये बढ़ती जा रही है, यानी कि ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं. तो क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब एक मशीन के साथ एक लेबर काम कर रहा था, प्रोडक्शन होता 2 यूनिट का. ठीक है ना. फिर जब एक मशीन के साथ 2 लेबर यानी कि एक लेबर और बढ़ा दिया, यानी कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो 5 यूनिट का हो रहा था प्रोडक्शन, 3 हो गए तो 9 का, 12 का, 14 का, एक पोजीशन ऐसी आनी शुरू हो गई, 14 15 15 14 यानी कि प्रोडक्शन घटा भी. अब आती है एमपी की बात. मैंने एमपी आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है एमपी. एमपी होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. ये होता है यानी कि टीपी शुरुआत में कितना था, 2 था, तो 2 से पहले क्या था, 0, तो 2 में से 0 गए तो कितने बचे, 2. 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4. यहां तक देखो 3 यूनिट्स तक क्या हो गया, 3 यूनिट्स तक लगातार हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, लगातार एमपी बढ़ रहा है, 2 3 4 लगातार बढ़ रहा है. ठीक है ना. और इसके बाद आफ्टर द 4 यूनिट के बाद 3 2 1 हमारा एमपी घट रहा है. एक पोजीशन ऐसी आई जहां पे एमपी जीरो भी हुआ, एक पोजीशन ऐसी है जहां पे एमपी नेगेटिव भी हुआ, यानी कि वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. शुरुआत में एमपी हमारा इंक्रीज करता है, फिर एमपी हमारा डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के बाद जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है. तो ध्यान रखना, जहां तक एमपी 3rd यूनिट तक एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा था, जहां तक एमपी इंक्रीज होगा वहां तक टीपी भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से.
क्लियर है? यानी कि टीपी भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि जो टीपी का रेशियो होगा चेंजमेंट का वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। जहां पर एमपी हमारा घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि जहां पर एमपी हमारा घट रहा है वहां पर टीपी इंक्रीज तो होगा, बढ़ेगा तो, पर डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि जो रेट होगा वो कम होगा, घटता चले जाएगा। 12 से देखो गैप कितने का है, 2 का है, फिर 1 का है, फिर 0 का है, ये घटता शुरू हो जाएगा। जहां पर हमारा एमपी 0 होगा वहां पे टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर सी बात यही है। और जहां पे हमारा एमपी नेगेटिव में चले जाएगा टीपी हमारी घटनी शुरू हो जाएगी। ये 4-5 बातें बताई है मैंने इसके अंदर आपको, तो यही मैं डायग्राम में आपको सिखा रहा हूं। मैंने ये टीपी की रो खींची है, ये कर्व किसका बना है, एमपी का, ये एपी का। ध्यान से देखना 3 पोजीशन, जहां तक एमपी बढ़ रहा है यहां से लेके यहां तक एमपी इंक्रीज कर रहा है यहां तक, तो इस पॉइंट पर जो ये ए पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पूछे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कि यहां तक एमपी इंक्रीज कर रहा है तो इस कारण से टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इसी को बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर एमपी जहां तक इंक्रीज करता है, कहां तक कर रहा था, 3rd यूनिट ऑफ लेबर तक, तो वहां पर टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद हमारा एमपी घटना शुरू हो गया, उसके बाद हमारा एमपी घटना शुरू हो गया, एमपी घट रहा है तो टीपी इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से। एक पोजीशन ऐसी आई जहां पे एमपी हमारा 0 भी है, तो उस पोजीशन पे टीपी हमारा मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, और जहां पर 0 के बाद एमपी हमारा नेगेटिव होगा वहां पर टीपी हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब मेन बात आती है कोजिस की। किस चीज की आती है बात, कोजिस। कोजिस का मतलब कारण, क्या कारण है कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टीपी, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टीपी। पहली चीज इंक्रीजिंग रेट से, जो ये हमारा इंक्रीजिंग रेट वाला पॉइंट है इसके कारण बता रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। शुरुआत में जो फिक्स फैक्टर जो मशीनरी होती है न्यू होती है, न्यू मशीन के साथ जब कंबाइंड होते हैं लेबर तो मशीन अच्छा प्रोडक्शन करके देती है। जब कोई नई नई मशीन आती है तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से होता है, ठीक है ना, इसलिए प्रोडक्शन हमारा टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। दूसरा, शुरुआत में लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है जिससे कि वो वर्क अच्छा करते हैं। तीसरा, इन दोनों में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है इनिशियली शुरुआत में, इस कारण से स्टेज फर्स्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। अब बात आती है डिक्रीजिंग रिटर्न की। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या मतलब है, फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। क्या है, फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर में डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है, यानी कि मशीनरी डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है या ऑब्सोल्यूट पुरानी होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से वो फुल यूटिलाइज नहीं हो पाती, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा घटना शुरू हो जाता है। दूसरा, नो सब्स्टिट्यूट। नो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या आता है कि हम मशीन के प्लेस पर, मशीन पुरानी हो गई पर बट मशीन के प्लेस पर लेबर को यूज नहीं कर सकते, मशीन के प्लेस पर लेबर को यूज नहीं कर सकते, इसलिए फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरी चीज, इन दोनों में जब मशीन पुरानी हो गई, लेबर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इनमें पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। बेकार कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्लियर है? ये सारी चीज हमारे पास आ गई है। अब इनके बारे में आप रिलेशन भी सोच सकते हो, क्या हो सकता है कि टीपी एपीएमपी में रिलेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, एमपीटीपी में रिलेशन, पहला रिलेशन क्या बन गया, जब एमपी इंक्रीज करता है टीपी भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी डिक्रीज करता है टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। 2 रिलेशन हो गए। जब एमपी नेगेटिव होता है टीपी डिक्रीज होता है। जब एमपी 0 होता है टीपी मैक्सिमम होता है। ये 4-5 रिलेशन आप इनमें आपस में बना सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है, मैंने टीपी एमपी में रिलेशन बता दिया, मैंने टीपी और एमपी में रिलेशन बता दिया है, जो आपके पास ये प्रोवाइड है, ये तीनों चीजें कि टीपी मैक्सिमम कहां होगा जहां एमपी 0 हो गए। 4-5 रिलेशन मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है एपी और एमपी के रिलेशन की। किसकी? एपी और एमपी के रिलेशन की। ध्यान से देखना, ये एमपी की लाइन है जो ऊपर से नीचे जा रही है नेगेटिव तक, और ये एपी की लाइन है। ध्यान रखना इस बात को। तो इस बात में पॉइंट में क्या आता है, जहां पर एपी इंक्रीज करता है, फर्स्ट पॉइंट एपी इंक्रीज होता है, जहां पर एपी इंक्रीज हो रहा है उस पॉइंट पर एमपी ज्यादा होता है एपी से। पहली बात दिमाग में रखना यही, एपी इंक्रीज तो एमपी ज्यादा होता है
मोर देन एपी। सेकंड चीज, जहां पर एपी डिक्रीज करेगा वहां पर एमपी कम होगा एपी से। ध्यान से देख लो, यहाँ पे एपी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, एमपी नीचे की तरफ है उससे, एक तो ऊपर है एक नीचे है। एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है जहां पे एपी मैक्सिमम पे होगा, जहां पे एपी का पॉइंट मैक्सिमम होगा वहां पर एमपी इक्वल होगा एपी के। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, एमपी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होता रहता है। क्लियर है। तो ये चार रिलेशन मैंने आपको एपी एमपी में भी बताए, कोजिस भी हो चुके हैं, रिलेशन हो चुका है टीपी एपी एमपी में, और ठीक है ना, ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन था हमारा। थैंक्स।